नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद लिखते समय सीमित शब्दों में एक विषय से संबद्ध विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह निबंध का सार नहीं होता है, यह अपने आप में पूर्ण होता है। निबंध से भिन्न अनुच्छेद लिखते समय भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बांधने की अपेक्षा नहीं होती। दिए गए विषय को केंद्र में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग न हों। सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए और स्वाभाविक रूप से कथ्य अर्थात कथानक का क्रमिक अर्थात क्रम से विकास करते हुए दिखाई देने चाहिए। अनुच्छेद में स्पष्टता और सजीवता लाने के लिए संगति एवं एकाग्रता आवश्यक है, लेकिन सीमित आकार होने के कारण अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार, अवांछित प्रसंग, बड़े उदाहरणों, लंबे उद्धरणों आदि के लिए स्थान नहीं होता। संक्षेप में कहा जा सकता है, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना व समझना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में व्यर्थ की बातों का समावेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव शिथिल अर्थात बेकार हो जाता है। अनुच्छेद लेखन में विषय को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि उसकी शब्द सीमा 120 शब्दों के आसपास ही रहे। एक केंद्रीय भाव या विचार का क्रमिक विस्तार हो। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल और सार्थक होनी चाहिए। अनुच्छेदों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे विचार प्रधान अनुच्छेद, वर्णन प्रधान अनुच्छेद, भाव प्रधान अनुच्छेद, कल्पना पर आधारित अनुच्छेद। बोर्ड परीक्षा पर आधारित प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। उसके लिए आपको 3 शीर्षक मिलते हैं। 3 में से आपको कोई एक चुनना होता है। जैसे यहां दे रखा है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, तो उसके संकेत बिंदु आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। जैसे अमृत महोत्सव का अर्थ, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व। तो इसका उत्तर हमको लिखना है। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उसके बाद बीच में अनुच्छेद लेखन, और फिर जो हमको शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक से संबंधित जो बिंदु दिए हैं उनको क्रमवार हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलता रहा। इस पहल का उद्देश्य भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, अर्थात बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, जिनको हम नाम से नहीं जानते हैं, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। यह सरकार के द्वारा की गई पहल है। यह महोत्सव आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर देता है तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी छिपी प्रतिभा और क्षमताओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य है कि लोग भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। यह महोत्सव उन स्वतंत्रता सेनानियों व गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। विचार, उपलब्धियां और संकल्प भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
और गुमनाम नायकों के बारे में जानना है। इसका अगला जो शीर्षक है वो इस प्रकार है कि भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, कारण और निवारण। इसके संकेत बिंदु हैं यहाँ पर। भूमंडलीय तापन का अर्थ, इससे होने वाले खतरे, इसके कारण, जलवायु पर प्रभाव, रोकथाम के उपाय। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार रहेगा। अनुच्छेद लिखेंगे बीच में और चारों तरफ इसकी जो सीमा रेखा है वो बनाकर लिखेंगे। भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, कारण और निवारण। पृथ्वी के तापमान में ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वृद्धि हो रही है। इसी वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को GHG अर्थात ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः 6 गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है। ये सभी गैसें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती हैं। भूमंडलीय तापन के कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने लगती है। वर्षा की अवधि में भी बदलाव आता है। कभी कभी बाढ़ जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ये गैसें वातावरण में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इससे ओजोन परत को क्षति अर्थात हानि पहुंच रही है। ओजोन परत पृथ्वी का कवच है। इन गैसों का बढ़ने के कारण औद्योगिकरण, जंगलों का तेजी से कम होना इत्यादि है। इससे मानव जीवन संकट में जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमें ऐसी मशीनों का उपयोग करना चाहिए जिनसे CFC गैसें कम निकलें। सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को इसके नुकसान से बचने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरा जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। इसके संकेत बिंदु हैं बढ़ते ऑनलाइन कार्य, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं, सावधानियां, इससे बचने के उपाय। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अंत में कि जब भी हम कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं, शीर्षक दिया हुआ है, उसके बिंदु दिए हुए हैं, तो उन बिंदुओं के अनुसार हमको क्रम से चलना पड़ेगा। जैसे पहला है बढ़ते ऑनलाइन कार्य, हमको सबसे पहले इसके बारे में लिखना है। उसके बाद साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं के बारे में लिखना है। उसके बाद सावधानियां जो हैं उनके बारे में लिखना है। और अंत में इसका जो बिंदु है, इससे बचने के उपाय, इसके बारे में लिखना है। तभी हमारा एक अच्छा और पूर्ण अनुच्छेद लेखन लिखा जा सकता है। जैसे इसका उत्तर है अनुच्छेद लेखन। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तकनीकी प्रगति के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज का सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, जानकारी प्राप्त करना, गेम खेलना, ऑनलाइन पढ़ाई और नौकरियों की तलाश करना आदि के अत्यधिक प्रयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें शामिल लोगों को हैकर के नाम से जाना जाता है। आजकल कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई गई हैं जहां पर कुछ लालच देकर किसी चीज को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं और आपका ATM या मोबाइल नंबर मांगा जाता है। इस प्रकार हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। यह अपराध व्यक्तियों द्वारा न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि किसी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी किए जाते हैं। साइबर अपराध के अंतर्गत आर्थिक हानि, गोपनीय जानकारी चुराना, साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन उत्पीड़न, नशीली दवाओं की तस्करी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दस्तावेज चुराना आदि शामिल है। साइबर अपराधी रिकॉर्ड में हेरफेर करने और सुरक्षित रहने के लिए विकासशील देशों के विकसित कानून का उपयोग करते हैं। इसलिए कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत है। साइबर अपराध की भयावह कार्यों से सुरक्षित रखने के लिए हमें मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। सिस्टम को मैलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और उसे अपडेट करते रहें। सतर्क रहें। बच्चों को भी
इससे अवगत कराएं ताकि वे किसी भी दुरुपयोग या उत्पीड़न के बारे में तुरंत बता सकें। हमें सोशल मीडिया पर भी अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।